औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। आज के दिन ना सिर्फ हमें ज़रूरत पड़ी बात करने की, बल्कि मैं समझती हूँ कि मीडिया के साथियों को भी इस बात की तशवीश होगी कि एक फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड और जो गुस्से में शख्स है इक़्तिदार के छिन जाने पर, वो आज पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की बातें कर रहा है। मीडिया के साथियों की बड़ी कुर्बानी है, जहां सियासी कारकुनान की कुर्बानी है। जमहूरियत की इस जद्दोजहद में इमरान अहमद न्याजी का मार्शल लॉ के मुतालिक जो बयान है वो खुद गर्जी की इंतहा है। इमरान अहमद न्याजी को आईनी और जमहूरी तरीक़े से इस मुल्क पर जिस इक़्तिदार से निकाला गया, आज वो इमरान अहमद न्याजी उस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बार बार खूनी मार्च या खूनी इनकलाब या ब्लड शेड की बातें करने वाला इमरान अहमद न्याजी इस मुल्क में सिर्फ खून रेज़ी देखना चाहता है। इसकी अपनी औलाद इस वक्त भी लंदन में महफूज है, लेकिन वो यहाँ मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों का खून देखना चाहता है। जिस तरीक़े से इमरान अहमद न्याजी अपने इक़्तिदार के छिन जाने का गुस्सा पाकिस्तान पर उतार रहा है, उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। हम सब जानते हैं कि ये इमरान कोई उसूली आदमी नहीं है। इसके पास ना कोई आइन पर चलने का उसूल है, ना जमहूरियत पसंदी इसकी फितरत है। जमहूरियत के हुसूल के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए हमने आग और तूफ़ानों से खेला है, हमने लहू दिया है, हमारे कारकुनान, हमारे लीडर शहीद हुए हैं। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के आइन को रोंदा जाए, इसलिए नहीं कि इमरान अहमद न्याजी जैसा खुद गर्ज शख्स मार्शल लॉ लगाने की बात करे। हम इमरान अहमद न्याजी के इस बयान की सख्त मजम्मत करते हैं और इसे मुस्तरद करते हुए हम इसे बार बार रिलीफ देने वालों से ये मुतालबा करते हैं कि इसको बुलाकर पूछें कि खूनी इनकलाब का मतलब क्या है। इसको बुलाकर पूछें कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की बात करें। उसको बुलाएं और उससे ये पूछा जाए। ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है। वैसे ये वो बयान नहीं है जहां जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिला दिए गए हों। ये वो बयान नहीं है कि कहा जाए कि एक साल में 12 मौसम होते हैं। ये वो बयान नहीं है जहां ये कह दे कि कायदे आज़म जो है वो कैंसर से उनकी वफात हुई। जिस जाहिल को ये पता नहीं है कि बानी पाकिस्तान की वफात कैसे हुई, जिस कम अक्ल को ये पता नहीं है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी बीमारी थी, तो उसके अपनी जहनी बीमारी का इलाज कराने की ज़रूरत है। क्या वजह है कि इमरान खान, और ये पूछा है कई लोगों ने, कि रात को भी काला चश्मा पहन रहा है, क्या वजह है? और चूंकि ये तनकीद हुई बारहा और बार बार, इसलिए उसने अपने एक जमहूरे को भी काला चश्मा पहना दिया कल। लेकिन फिर भी हम पूछेंगे कि रात को तुम काला चश्मा क्यों पहनते हो? वो क्या चीज़ है जो तुम छुपा रहे हो? हमें पता है कि हवाई जहाज़ को हेलीकॉप्टर के मज़े आने लगे थे, इसीलिए वो आज भी चाहता है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए पाकिस्तान का, ताकि वो बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस जाए हेलीकॉप्टर में। जिस
मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने से पहले वो कहा करता था कि फलाने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, फलाने मुल्क में ये होता है, फलाने मुल्क का सदर ये करता है। वो जब खुद इक़्तिदार में आया तो उसने जो आला काम करके दिखाया वो था हेलीकॉप्टर का सफ़र, और फिर उसकी वजाहतें उसके चमचे देते नज़र आए, बताते रहे कि कितना पेट्रोल खर्च होता है। अरे भाई, जिस मुल्क में गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, वहाँ का वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में अपने घर से अपने दफ्तर जाता हुआ नज़र आए तो ये शर्म की बात है। वो तो कहता था कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा, लेकिन उसी वज़ीर आज़म हाउस से पंजाब हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए फराह गोगी को बिठा दिया। उसी वज़ीर आज़म हाउस से पंजाब हुकूमत की कमाई जो है वो बटोरी जाती रही, और हीरे की अंगूठियों की ऑडियो लीक्स भी बाहर आ गई। तो चस्का सिर्फ इक़्तिदार का है, इस शख्स को अवाम का कोई गरज नहीं। अगर अवाम का गरज होता या अवाम से कोई लगाव होता तो पिछले 4 बरसों के जो वफाक पे बैठकर हुक्मरानी की है इमरान अहमद न्याजी ने, उसका हिसाब देता। एक लफ्ज़ नहीं बोलता कि 4 बरसों में क्या हुआ, और बार बार अपने सियासी मुखालफिन को गालियां देता है। घड़ी चोर ये है, बीवी चोर ये है, लेकिन दूसरों को डाकू कहता है। अब इसकी ज़बान जो है उसका, मैं समझती हूँ कि उसके लेवल पर कोई भी ज़ी शऊर, कोई भी जो है तहजीब याफ्ता शख्स इसकी ज़बान का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये जिसे हमारे बड़े सिखाते थे ये लोफर पना है। लोफर पने का जवाब देकर हम खुद कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे। ये हमें बड़े ने सिखाया है कि किसी बद ज़बान शख्स का जवाब देकर आप खुद कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे और वो कीचड़ आप पर आएगा। ये हमने सीखा है, ये तहजीब है, ये हमारे घरानों का एक तरीक़ा है। तो जिसकी तरबियत अगर देखनी हो तो उसकी बात करने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमरान अहमद न्याजी के बात करने से उसकी अपनी तरबियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम चाहकर भी उसकी ज़बान और उसका स्टाइल अपना नहीं सकते, और अल्लाह का शुक्र है हम नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर इस तरह का फैशिज़म पहले भी फैलाया गया है। एक साहब कहा करते थे कि बंदूकें खरीदो, घर का जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो और बंदूकें खरीदो, असलहा खरीदो। आज ये भी बंदूकों की बातें कर रहा है। आज इसके हवारी भी बंदूकों की रिपोर्टें लेते हुए उनके ऑडियो लीक सामने आए हैं। पूछ रहे हैं कि कितनी बंदूकें हैं, तैयारी मुकम्मल है। 2 लोग अब तक इस खूनी मार्च के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें एक आप ही की कम्युनिटी की बहन थी जो रिपोर्टर थी, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो इसलिए ये पूरा टोला जो है उसके ख़ानदान पर जाके काबिज हो गया है। क्यों नहीं होने दे रहे इन्वेस्टिगेशन? क्यों लिखवाया है उस मासूम रिपोर्टर जिसका कत्ल हुआ है, क्यों लिखवाया है उसके शौहर से वो दस्तावेज फ़ौरन? क्यों नहीं आप होने देते इंक्वायरी, ताकि पता चल जाए कि उसका कत्ल हुआ है या हादसा है? अगर आपका दामन साफ है तो आप इस केस को एक टेस्ट केस बनाकर पेश करें, क्योंकि वहां उसका कत्ल होता है और दूसरे ही रोज एक और सहाफी पिटता है इंतजामिया से। तो ये सिलसिला थमेगा नहीं। आप कितने भी पैकेजेस का ऐलान कर दें, इस तरह से मीडिया की जो कम्युनिटी है उसको आप महफूज नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि आपका फैशिस्ट ज़हन आज़ाद मीडिया को तस्लीम नहीं करता। ये हम भी जानते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को उठाया गया, सहाफ़ियों की ज़बाबंदी की गई,
और काले कानून की तैयारी आप कर चुके थे। ये तो मीडिया कम्युनिटी और उन सियासी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज के एहतजाज की बदौलत वो काला कानून जो है वो नाफिज ना हो सका। आप तो काला कानून ले आ चुके थे और बरमला कह रहे थे कि ये कानून जरूर आएगा। ये तो आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ा और जब कौमी असेंबली के सामने बाकायदा धरना दिया गया, उसके बाद आपको होश आया कि ये हो नहीं सकता। तो आपका जहन कितना मीडिया फ्रेंडली है और आपका रवैया कितना मीडिया फ्रेंडली है हम जानते हैं। लिहाजा अपनी हदों में रहो। हम जानते हैं इमरान अहमद न्याजी, तुम्हें कुर्सी की हवस है, तुम्हें कुर्सी की भूख है, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान के नौजवान के पास रोटी है या रोज़ी है या उसके पास कोई जो है वो घर में राशन है। तुम्हें इससे कोई गरज नहीं। गरज होता तो 4 बरसों में जो कुछ किया उसके बारे में भी बात करते। बात इसलिए नहीं करते कि तुम्हारे स्कैंडल्स की एक लंबी फहरिस्त है। पेशावर की बीआरटी से लेकर इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड तक, अल कदीर यूनिवर्सिटी की जो पूरी रकबा तुमने हत्याया है, जो तुमने लोग लगाए, खा वो गैस के ऊपर तुमने नदीम बाबर जैसे शख्स को लगाया जो आज गायब है। आज शहजाद अकबर भी गायब है। आज अद्वियात की कीमतें 700% बढ़ाने वालों से भी कोई हिसाब नहीं ले रहा। फराह गोगी का भी कोई हिसाब नहीं। क्योंकि तो ये सारे सवाल तुमसे ना हो इसलिए तुम बार बार चोर डाकू के नारे लगाते हो। लेकिन साबित हो गया कि तुम सबसे बड़े चोर हो। तुम तो घड़ी चोर हो। तुमने तो जो हदें पार की हैं, नई मिसालें कायम की हैं चोरी की, और उसके बाद ढिठाई के साथ आके कहते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी घड़ी थी। अरे भाई, एक तरीका होता है। ये जो बाकी लोग केस भुगतते हैं ना, वो तो बहुत मासूम है तुम्हारे आगे। तुम तो शातिर आदमी हो। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान में आइन के खिलाफ ना इंतहा पसंदों को बर्दाश्त किया गया है, ना इमरान अहमद न्याजी को बर्दाश्त किया जाएगा। बाकी आपका हक है कि आप प्रोटेस्ट करें, आप एहतजाज करें, ये आपका जमहूरी और आईनी हक है। लेकिन इस आइन में जमहूरियत का जिक्र है। ये आइन मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप को अच्छी नज़र से नहीं देखता। इस आइन की वायलेशन में आर्टिकल 6 लग जाता है। तो लिहाजा इमरान अहमद न्याजी को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हम उसके उस बयान के ख़िलाफ़ जो आइनी तरीका है हम उसको भी अपनाएंगे। हम असेंबलियों में भी बात करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ रेजोल्यूशंस भी आएंगी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि मार्शल लॉ लगा दो। ये जनरल मुशर्रफ का साथी है। इसने जनरल मुशर्रफ को रेफरेंडम में वोट दिया है। उसका ये पोलिंग एजेंट था। 900 चूहे खाकर ये अब बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों पे फतवे लगा रहा है। इससे हम तौबा नाउज़बिल्ला, ये हमें दीन की बात बताएगा। ये शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये हमें बताएगा। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के कि हम इससे सीखेंगे। इसकी जो कच्चा चिट्ठा है, हम अपनी बच्चियों के सामने बात नहीं कर सकते। इसका ये किरदार है। मैं इसके किरदार पर मजीद बात क्या करूं, आप सब वाकिफ हैं, आपको सब पता है, आपको सब पता है इस आदमी का कच्चा चिट्ठा। लेकिन चूंकि इसने कल जो भयानक बात की है उस पर हमें सख्त तकलीफ है। हम गालियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़े दिनों से कर रहे हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ये बातें करता है, इसे शर्म आनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, ये तो उनका ज़र्फ़ है कि कभी ये जवाब नहीं देते और ना उनको देना है इस शख्स का जवाब। लेकिन इंसान की कोई तरीका होता है।
कोई एक लिहाज होता है? अपनी उम्र का बिहेव करे तो बेहतर है। जो इसकी उम्र हो चुकी है ये अपनी उम्र में रहे और उस वैसे ही बिहेव करे। ये पाकिस्तान के जो चंद लोग इसे फॉलो करते हैं उनको जिस तरीक़े से ये इस्तेमाल कर रहा है, और वो बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं शायद, ये हरगिज़ मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ। और एक बार फिर मैं इमरान अहमद न्याज़ी, क्योंकि 2014 में भी एडवेंचर कर चुका है और उसका वो धरना उस वक्त ख़त्म हुआ जब APS के मासूम बच्चों का खून बहा, तो इसकी ये पुरानी आदत है, ये करता है ये काम। लेकिन इसकी रवैये की, इसके बयान की मैं एक बार फिर मज़म्मत करती हूँ। और इमरान अहमद न्याज़ी की ये भूल है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगी, और जो वो बातें कल भी कर रहा था न्यूट्रल की, जब इसके साथ थे लोग तो वो सब अच्छे थे, लेकिन जब उन्होंने आईनी रास्ता इख्तियार करने की बात की, आइन को फॉलो करने की बात की, तो वो सब बुरे हो गए। चूँकि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहती हूँ कि इमरान अहमद न्याज़ी जो है वो मेरा सियासी मुखालिफ है, लेकिन इमरान अहमद न्याज़ी को वज़ीर आज़म की कुर्सी से इस आइन के तहत निकाला गया, आइनी तरीके से निकाला गया। और ये जो मॉब कल्चर है ना, मॉब कल्चर हुकूमतें नहीं बदलता, हुकूमत जमहूरी तरीक़े से बदली जाती है, आइनी तरीक़े से उसे हटाया जाता है। अगर इसके पास आइनी तरीक़ा है 100 बिस्मिल्लाह। बाकी मॉब कल्चर से ना मच्छर कॉलोनी का मॉब ठीक था और ना इमरान अहमद न्याज़ी का मॉब कल्चर ठीक है। ये मॉब कल्चर है, इससे हुकूमतें नहीं बदलती। बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताइएगा, मैडम ये बताइए, दो मुतालबे हैं, एक वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दे दें, दूसरा वो कह रहे हैं कि जो नया आर्मी चीफ तैनात होगा उसके लिए हमसे मशवरा कर लें। तो क्यों नहीं कर लेते, पूरी कौम को इस मार्च से क्यों नहीं बचा लेते? भाई ये है कि देखिए मार्च क्योंकि ये खूनी मार्च है, ये खुद कह रहे हैं। हमने तो अब लहू का जिक्र, ब्लड शेड, इसको अंग्रेज़ी में ब्लड शेड कहते हैं, अपनी ट्वीट में मौसूफ़ ने लिखा है और एक गलत तस्वीर भी लगाई है ट्वीट के अंदर। तो मुतालबात सिंपल तो नहीं है मेरे भाई। देखें, एक नज़रियाती जमहूरी कारकुन की हैसियत में तो इलेक्शन बेहतरीन तरीक़ा है और हमारे लिए तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं चाहता है। अगर ये शख्स इलेक्शन चाहता तो इसी बरस अपनी हुकूमत आइनी तरीक़े से ख़त्म होने से कबल ही ये इलेक्शन अनाउंस करता। हमने तो एक मार्च की थी ना भाई, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा था कि इलेक्शन अनाउंस कर दो। तो इस शख्स ने इलेक्शन अनाउंस नहीं किए, तो इलेक्शन इसका गोल नहीं है। मैं आज भी आपको कह रही हूँ, आप लिख लें कहीं, इसको सिर्फ कुर्सी चाहिए, इसको सिर्फ इस मुल्क पर एक बार फिर हुक्मरानी करनी है, इसे इक़्तिदार चाहिए। अगर इसका मुतालबा इतना सादा होता तो ये इसके हाथ में इसी बरस था, लेकिन इसने ये पूरा नहीं किया। और जहाँ तक दूसरी बात है, ये इसकी अपने बयानात में तजाद है। एक तरफ ये कहता है कि इस हुकूमत को मानता नहीं हूँ, और दूसरी जानब कहता है कि इस हुकूमत को अगर एक अहम फैसला लेना है तो उसमें मुझे साथ बिठा ले। तो पहले तो तुम बताओ इस हुकूमत को मानते हो या नहीं, और फिर तुम इनसे किसी बात का मुतालबा करो। मौजूदा सूरत-हाल में आपने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो कि किसी जमाने में यहाँ पर एक तंजीम का कायद था, जो कि अभी जिसकी तकरीर और तहरीर पर पाबंदी है। वो जिन्होंने एमक्यू बनाई वो तो सिर्फ कराची तक महदूद थी, और जिन्होंने इमरान को बनाया उसने तो पूरे मुल्क में एमक्यू फैला दी, क्योंकि ये भी वही बातें कर रहा है। हथियार लोग जिस तरह के उसके गंडापुर की आई फुटेज, बंदे कितने, हथियार कितने, वो भी यही। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और आप लोग जैसे मैंने कहा कि मुझसे ज़्यादा हालात को रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए आपके पास हर एक रिपोर्ट की खबर है, हर ऑडियो लीक आपको पता होता है किसने क्या कहा, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों जिन्होंने कश्मीर के इलेक्शन में भी धमकियां दी, वहाँ भी पैसे बांटे,
और इसके अलावा उनकी बदमाशी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो ऐसा शख्स ही नहीं है कि जिसके सामने कोई जो है वो इज़्ज़तदार इंसान बात करे। लेकिन यकीनन ये बदमाशी का कल्चर पाकिस्तान में पहले भी परवान चढ़ाया गया है। ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट ने सिर्फ पाकिस्तान के मुआशरे में बर्बादी फैलाई है, लोगों को डिवाइड किया है। हम आज भी उन फसादियों के उस नफ़रत अंगेज़ जो बयान थे और उनका स्टाइल था, उसका नुकसान भुगत रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान मज़ीद इस तरह की डिवाइड और इस तरह की नफ़रत को देखे। लिहाजा मैं फिर दोहराऊंगी कि इसको जो बार बार रिलीफ देते हैं वो इसको बुलाएं और इससे पूछें कि क्या मकसद है ब्लड शेड का, क्या मतलब है मार्शल लॉ लगाने का। इससे पूछा जाए, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी फ्रंट पे तो एक जमात है, मीडिया की कुर्बानियाँ हैं, इदारों की कुर्बानियाँ हैं। तो इन कुर्बानियों के बाद इस मुल्क में जमहूरियत आई है। अब ये पूछा जाए इससे कि तुम जो मार्शल लॉ की बात करते हो वो बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे आपने कहा इमरान खान को इक़्तिदार के मजे आ गए, हेलीकॉप्टर का जिक्र किया, बहुत सारी लगे थे राय कि आप लोगों को भी इक़्तिदार के बड़े मजे आ गए हैं, वक्त से पहले इलेक्शन क्यों नहीं करवा लेते, अवाम का भला हो जाएगा। आप खुद भी रावत साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया तो उस लॉन्ग मार्च में वो बार बार मुतालबा करते रहे इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। अब जब इक़्तिदार मिल गया तो ये मजे आप छोड़ नहीं रहे। देखें भाई, बात यह है कि जो इक़्तिदार हमें मिला है ना, वो इक़्तिदार जो है वो कांटों की सेज थी। और जिन हालात में मुल्क की भाग दौड़ इस हुकूमत ने संभाली वो किसी के बस की बात नहीं थी। और इसीलिए एक जमात ने इक़्तिदार में आके बैठना जो है वो तस्लीम भी नहीं किया। मुख्तलिफ़ जमातों ने मिलकर अपने जो भी नज़रियाती डिफरेंसेस हैं, अपने जो भी माजी के डिफरेंसेस हैं, उनको भुलाकर इकट्ठा बैठकर इस मुल्क को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से निकालने की कोशिश की गई। मुआशी फ्रंट पे भी इमरान ने बर्बादी की और आपको पता है खारजी फ्रंट पर भी हमारा बहुत नुकसान हुआ, जिसे ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद आज हमें बहुत अचीवमेंट्स हासिल हुई हैं, जिसमें आप जानते हैं कि फैटिव से पाकिस्तान का नाम निकलना, ग्वांटानामो बे से हमारा एक कैदी तकरीबन 20 बरस के बाद जिसे जनरल मुशर्रफ ने उनके हवाले किया था वो वापस आया बग़ैर किसी चार्ज के। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह से हमारा केस पेश किया गया, हमारी बहुत अचीवमेंट्स हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये परसेप्शन से बनती हैं, एक्शंस परसेप्शंस, इसका बहुत हाथ होता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जिस तरीक़े से जलील व ख्वार इमरान अहमद न्याजी ने पिछले 4 बरसों में किया, उसकी भरपाई आज करनी पड़ेगी। तो इलेक्शन की बात पहली बता दूं कि ये कभी नहीं चाहता था इलेक्शन, या आज भी नहीं चाहता इलेक्शन। हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं। हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे वक्त आने पर, लेकिन किसी गिरोह या किसी टोले के प्रेशर में आके नहीं करेंगे। हाँ, जी। इमरान खान ने माशाल्लाह की बात की, इतनी बड़ी बात कर दी जिस पे आप आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और आपने ये भी कहा कि आप असेंबलियों में जाकर इनके खिलाफ जो है मजम्मती करारदाद भी ला सकती हैं। तो इस ज़मीन में आप ज्वाइंट सेशन बुला के इस मुतालबे के खिलाफ आप जाएंगी असेंबली? जी भाई, बिल्कुल हमारे पास जो आइनी रास्ता है हम बिल्कुल उसे इख्तियार करेंगे। हमने अपनी यकीनन अपनी कायद को इसी जमहूरियत की जिदोजहद में खोया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देखी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनके ख़ानदान के दीगर जो लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए अपना खून दिया है। तो हम तो ज़ाहिर बात है कि इसका दर्द महसूस कर सकते हैं। जिस शख्स ने उंगली तक ना कटाई हो जमहूरियत के लिए, जिस शख्स ने एक कतरा लहू ना दिया हो जमहूरियत के लिए, वो तो बहुत आसानी से मार्शल लॉ लगाने की बात कर सकता है। इसके बाद ये आप करने चले, इस तरफ नहीं आए। फिर इसके बाद लाहौर में कि मियां साहब ने भी बयान दिया है कि 2000 से ज़्यादा लोग नहीं है मार्च में। कितने लोग हैं इमरान? भाई मैं क्योंकि ख़ुद लाहौर में थी और मैं इस्लामाबाद से लाहौर गई हूँ, यकीन मानिए बड़े आराम से गई हूँ,
कोई मुझे तो वहाँ महसूस ही नहीं हुआ कोई ऐसा हुजूम। हर चीज़ चल रही है, सिर्फ ये खूनी मार्च का जो दे रहा है और बंदूकों की ऑडियो लीक्स, इससे क्योंकि ये खून देखना चाहता है, ये चाहता है कि खून बहे। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब एपीएस के मासूम बच्चों का खून बहा उसके बाद इसका धरना ख़त्म हुआ, लेकिन इस शख्स ने ये गवारा तक नहीं किया कि ये एपीएस के उस वक्त जो बच्चों की शहादतें हुई उन लोगों के साथ खड़ा हो। अब मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने, ये तो उस वक्त अपनी खुशियां मना रहा था, ये तो अपना वलीमा कर रहा था, आपको याद है। तो इससे ज़्यादा बेहस और खुदगर्ज शख्स कोई है नहीं। अच्छा मैडम ये बता दें, एस्टेब्लिशमेंट का ये दावा है कि वो न्यूट्रल है, खुलकर आ गए हैं, वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम सियासत में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप लोग उनकी तर्जुमानी भी यही करती हैं और आप जमहूरियत का भी दावा करती हैं, लेकिन ये बताएं अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो अली वजीर रिहा क्यों नहीं होता? मंजूर पश्तीन के बात करने पर FIR क्यों दर्ज होता है? बलूचिस्तान में लापता लोगों का अभी तक सिलसिला जारी है। आप गई थी खुद क्वेटा, ठीक है, आपने लोगों को यकीन दहानी कराई, एक लिस्ट आपको दिया गया था कि खुदा के वास्ते इनको रहा करा दें, और रहा नहीं कराए, कम से कम ये बता दें कि ये जिंदा सलामत हैं। लेकिन आपने वो लिस्ट लिया, उसके बाद एक बंदे को जो है ना वो उसकी लाश मिल गई। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और मुल्क में जमहूरियत है तो ये माहौल क्यों है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो एक हसास सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके पेश नज़र मामलात जो हैं वो इतने पेचीदा हो गए कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी खातिर खा हमारी जो प्रोग्रेस हो सकती थी वो नहीं हुई। और ये ह्यूमन राइट्स का ही मसला है कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो मिसिंग है या इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का मसला पाकिस्तान में है, और हम यकीनन सच्चे दिल से पूरी नीयत से ये चाहते हैं कि मसला हल हो। यही वजह है कि हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का जो बिल है वो पास हुआ, और उसके अंदर एक शिक थी जिसके ऊपर मेंगल साहब ने भी एतराज़ किया, दावर साहब ने भी एतराज़ किया और साथियों ने, और हमें भी वो शिक सही नहीं लगी। तो जमहूरी तरीका यही है कि वहाँ पर फ़ौरन उस शिक को निकाल कर उस बिल को पास कराया गया। ये एक अचीवमेंट है और हम इस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि उन लोगों को लाया जाए, बिल्कुल मेरी भी यही ख्वाहिश है और मेरा भी यही एफ़र्ट है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मिसिंग पर्सन ना हो। जिन इदारों का इसके अंदर रोल है उनके साथ भी बात हो रही है, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये पेशरफ्त आगे आप मज़ीद देखेंगे। कानून की शक्ल में एक बड़ी अचीवमेंट है और अमली तौर पर भी आप अचीवमेंट। जहाँ तक अली वज़ीर का सवाल है, मैं भी समझती हूँ बतौर एक MNA, एक अवामी नुमाइंदा, कि हर शख्स को अपने उस आवाम की नुमाइंदगी करने का हक़ मिलना चाहिए जिसे वो वोट लेकर आते हैं, और हम अपने तौर पर हर फोरम पर बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर और बतौर एक जमात ये बात उठाते हैं, और इंशाल्लाह इस पर हम यकीनन आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इसकी पेचीदगी को भी हल कराया जाएगा। देखिए, बात यह है कि इमरान अहमद न्याजी जो है उसने हमेशा अंपायर की उंगली की बात की, उसने हमेशा इशारों की बात की, खुल के ये बातें भी की गई, और फिर आज जिन इदारों के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वो गालियां देता है या उनके लिए बुरा भला कहता है, उससे बेहतर उसकी नज़र में पहले लोग नहीं थे। उनके ही वो कसीदे पढ़ता था। कसीदे उस वक्त पढ़ता था जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे था, लेकिन जब वज़ीर आज़म की कुर्सी से वो हटाया गया तब से उसका रवैया ये है। तो मतलब वजह एक ही है कि मुझे कुर्सी से हटाया, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है। आज आप देखेंगे अगर उसको कोई कुर्सी पे खुदा न खास्ता बिठा दे तो वो इन्हीं इदारों के लिए,
इन्हीं अशखास के लिए कसीदे पढ़ेगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि जिन इदारों का काम इस आइन के अंदर सियासत में मुदाखलत नहीं है तो वो मुदाखलत नहीं करेंगे। जो इमरान खान को बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो तो कह रहा है उनको कि मुदाखलत करो, लेकिन वो मुदाखलत नहीं कर रहे। मेरी यही उम्मीद रहेगी तमाम इदारों से भी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जो तबाही पाकिस्तान में फैली है वो देख ली है। अब मेरी यही उम्मीद रहेगी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान में परवान न चढ़ाया जाए और इसको यहाँ पर अब फुल स्टॉप लग जाए, ताकि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को इस्तेहकाम मिल सके। बहुत शुक्रिया।